dear students, my name is Professor Zuhair Hasan and I am your physics teacher. जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज इक्विलिब्रियम एंड इट्स टू कंडीशंस, जो कि आपकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बेटा, आज के टॉपिक का जो टाइटल है इट इज अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी सुना होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इट इज इफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर एक जिस्म है, एक बॉडी है, वो रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है और उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है? जीरो है। अब वो फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं, लीनियर फोर्सेस भी हो सकती हैं या रोटेशनल फोर्सेस भी हो सकती हैं, लेकिन तमाम फोर्सेस का अगर सम उस पे लगने वाला जीरो है। अब ये कंडीशंस दो हो सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट की हालत में होगी या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है? जीरो है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक विच इज F इज इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्वियसली फोर्स भी क्या होगी? जीरो होगी। अगर बॉडी किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। जी बेटा, अब हम इक्विलिब्रियम की टाइप्स देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम की टाइप्स में दो इसकी मेजर टाइप्स हैं। एक इसका है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसको मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है और उस पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? दैट विल बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो कब पैदा होता है? अगर एक बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रही हो और वो बॉडी रेस्ट की हालत में एग्जिस्ट कर रही हो और उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो हो, देन ऑब्वियसली उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस आपको क्या दे रही है? उनका सम आपको जीरो दे रहा है। एट दैट टाइम बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन वो इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप होगी? That will be static equilibrium, right? Stationary से ये लफ्ज निकला है static। तो static equilibrium is that equilibrium in which the body is at rest under the action of some forces, right? अब हम बात करें इसकी next type की, which is dynamic equilibrium। जी डायनामिक क्या है? डायनामिक आपको पता है कि ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं विद इट्स कॉज, राइट? डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, इन दैट केस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है देन ऑब्वियसली बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। अगर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का सम जीरो हो रहा है तो देन ऑब्वियसली बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। और डायनामिक इक्विलिब्रियम कब पैदा होता है? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। जी बेटा, इसके बाद हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर चंद फोर्सेस लग रही हैं और वो तमाम की तमाम फोर्सेस लीनियर हैं, यानी कि उसको लीनियर मोशन देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बॉडी टच से मस नहीं हो रही, यानी कि उन तमाम फोर्सेस का सम क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, या वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर उस बॉडी पे लगने वाली तमाम लीनियर फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ठीक है? इसके मुताबिक इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है, द सम ऑफ ऑल द लीनियर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी एट रेस्ट आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आपके पास अगर एक बॉडी है, अगर आपके पास एक बॉडी है या तो वो रेस्ट की हालत में है या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस मूव कर रही है, इसका मतलब उन तमाम फोर्सेस का सम जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी वो जीरो होगा। दैट्स व्हाई वो बॉडी या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब अगर उन तमाम फोर्सेस का सम जीरो है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फुलफिल हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं तो मेरे पास इट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। अब सिग्मा एफ क्या है? लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पे डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, राइट? कुछ इस डायरेक्शन से, कुछ इस डायरेक्शन से, राइट? इस पे डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, राइट? अगर मैं इन तमाम फोर्सेस को ऐड करूं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, Fn कर दूं, राइट? अगर इनका सम जीरो आ रहा है तो मैं कहूंगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दिस बॉडी एंड दिस फोर्सेस आर लीनियर फोर्सेस।
इज इक्वल टू 0, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो जाएगा, राइट? आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो फोर्स के कंपोनेंट के मुताबिक वो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर उनके अंडर रूट के इक्वल होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। और फोर्स उसी कंडीशन में जीरो होगी अगर उसके x और y कंपोनेंट दोनों ही जीरो हो। अब ये लीनियर फोर्सेस ऑब्वियसली ये टू डायमेंशनल फोर्स होगी। अगर ये टू डायमेंशनल फोर्स है तो इसके x और y कंपोनेंट्स होंगे। तो फोर्स के जीरो होने के लिए जरूरी है कि उसके x और y कंपोनेंट्स का सम भी क्या होगा, जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ उसी कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, फुलफिल होगी, और हम कहेंगे कि बॉडी इस कंडीशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम है, राइट? तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, तब जाके ये वाली कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी, राइट? अगर आप क्या करना चाहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उन तमाम फोर्सेस के x और y कंपोनेंट का सम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट? ये तो थी बेटा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं इसके साइन कन्वेंशन की बात कर लेता हूं। अब अगर आपके पास कोई जनरल फोर्सेस लग रही हैं, ये एक बात आपकी बुक में लिखी हुई है, अगर आपके पास राइट हैंड फोर्सेस यानी कि राइट साइड से लग रही हैं और कुछ फोर्सेस आपके पास लेफ्ट साइड से लग रही हैं, तो राइट साइड वाली फोर्सेस को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाय कन्वेंशन आप लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दीज आर कन्वेंशंस, तो ये आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। यानी कि किसी एक फोर्स को आप पॉजिटिव ले लेंगे और किसी दूसरी फोर्स को आप नेगेटिव ले लेंगे जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, राइट बेटा? अब इसी तरह से अपवर्ड फोर्स को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ताकि फोर्सेस की डायरेक्शन के मुताबिक उसकी वैल्यू ली जा सके, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? जी बेटा, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन के हवाले से। आपको पता है मोशन दो तरह की होती है, लीनियर एंड रोटेशनल। अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो उसके अंदर आपको पता है कि ऐसी फोर्स जो कि किसी बॉडी के अंदर रोटेटिंग इफेक्ट पैदा करती है या रोटेशनल इफेक्ट पैदा करती है, वो कौन सी फोर्स होती है, वो टॉर्क कहलाती है। ये लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि टर्निंग इफेक्ट पैदा करने वाली फोर्स कौन सी फोर्स है, टॉर्क। इसका मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है। अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाए तो वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जो कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी अगर जीरो हो जाए और या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, या बॉडी रेस्ट की हालत में है, उसके ऊपर घुमाव की फोर्सेस लग रही हैं, इन दैट केस आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा, जो कि अगर तमाम टॉर्क्स का सम जीरो के इक्वल हो जाए तो आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है आपके पास फुलफिल हो जाएगा, राइट? कोई भी बॉडी मुकम्मल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके पास ये दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों फुलफिल होंगे। इन दैट केस आपके पास बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, राइट? यह एक एग्जांपल मैंने ली हुई है। इस एग्जांपल के मुताबिक अगर आप इस एग्जांपल को देखें, यहां जो मैंने एग्जांपल ली हुई है, ये आपके पास एक बॉडी है। अगर ये बॉडी रोटेटेबल नहीं है, एक फोर्स इसमें लेफ्टवर्ड लग रही है, एक राइटवर्ड। राइटवर्ड फोर्स को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, लेफ्टवर्ड फोर्स को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। अगर ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही, इन दैट केस अगर ये बॉडी रेस्ट की हालत में है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर मैं एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, इस ओ पॉइंट के ऊपर इस बॉडी को रोटेटेबल बना देता हूं, तब इसके ऊपर अगर ये दो फोर्सेस लग रही है, दोनों फोर्सेस मिलकर इस पे क्या पैदा करेंगी, कपल पैदा करेंगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, जिस तरह स्टीयरिंग के ऊपर कपल पैदा होता है। अगर वो स्टीयरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और इन तमाम फोर्सेस की वजह से लगने वाला जो उसके ऊपर रोटेशनल इफेक्ट होगा वो यूनिफॉर्म होता है, तो इन दैट केस ये बॉडी किस हालत में होगी, ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी, यानी कि इस पे लगने वाला तमाम टॉर्क क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में आ जाएगी। तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पे लगने वाली तमाम लीनियर फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा और उस पे लगने वाली तमाम रोटेशनल फोर्सेस का सम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब बॉडी 100% कंप्लीटली हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया हो। जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसके साथ साथ आज हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। जी बेटा, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।